बेटा आ जाए जी। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का लेक्चर नंबर है 31। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा एजेंडा क्या है? क्योंकि ऑनलाइन से रिक्वेस्ट आई थी, सर जी रोजाना एजेंडा बता दिया करें, किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? तो सबसे पहले कल का एजेंडा ये था कि कल हमने एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की बेसिक्स कवर की थी, उसके स्टेप्स अप्रोच डिस्कस की थी। तो आज हमने उसकी असल में पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है। मेनली एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने आपसे कहा था कल, अगर मैं कल का रीकैप लूं थोड़ा सा, ताकि मैं आज का एजेंडा थोड़ा रिफाइन कर सकूं। हमने ये कहा था कि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के 3 स्टेप्स हैं जी इसको सॉल्व करने के। सबसे पहला स्टेप आपने एनपीवी ही कैलकुलेट करनी है, उसको कहते हैं बेस केस एनपीवी। सादी एनपीवी नहीं कहते, बेस केस एनपीवी निकालनी है और अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे निकालनी है। किस पे निकालनी है? अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगी? या कैपम से आएगी या एम प्रोपोजिशन 2 से कहा था आएगी। प्रोपोजिशन 2 से आएगी। अच्छा, बेस केस एनपीवी के बाद मैंने कहा था, अब बेस केस एनपीवी के लिए सारे नेट कैश फ्लोज वैसे ही कैलकुलेट होंगे जैसे कि हम बचपन में करते रहे हैं। बचपन से मुराद है पिछले टॉपिक में। इसके बाद आपने एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का टेबल बनाना है। लॉजिक कॉन्सेप्ट्स लास्ट टाइम जरा डिटेल से कर लिए थे, आज लॉजिक तो नहीं बता रहा। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का टेबल बनाना है। तो मैंने आपसे कहा था ये जो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का टेबल है, इसमें टोटल बेस केस एनपीवी में कितनी फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस होंगी? हाँ जी, कितनी कहा था? 3 फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले बेस केस एनपीवी लिखेंगे जो हमने केयू पे निकाली थी, और उसमें फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स या फाइनेंसिंग कैश फ्लोज जो हैं प्रोजेक्ट के, वो तो पहली एडजस्टमेंट थी, उसका नाम था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इशू कॉस्ट आफ्टर टैक्स, वर्किंग करके आएगी, आउटफ्लो था। ठीक है, क्या था ये? आउटफ्लो था। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इशू कॉस्ट के बाद नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ एवरी डेट। जितने भी डेट्स होंगे, चाहे नॉर्मल है चाहे सब्सिडाइज्ड हैं, आपने उसकी टैक्स सेविंग लेनी है। तो इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, जो मेन बेसिक फॉर्मूला ज़्यादातर बनता है, वो ये बनता है ग्रॉस लोन, वैसे ये वर्किंग में करना है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, इनटू एनुअल इंटरेस्ट रेट पर एनम। ये उस केस में ही होगा जब लोन की रीपेमेंट नहीं है, इनटू टैक्स रेट इनटू एन्युटी फैक्टर से डिस्काउंट करना है। एन्युटी फैक्टर आरएफ पे भी ले सकते हैं, आम केडी यानी इंटरेस्ट रेट पे भी ले सकते हैं, जितने सालों का उसने लोन कहा है। केडी को आफ्टर टैक्स नहीं करना, वो जब आपने टैक्स रेट ही ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ गया जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। ये उस केस में था अगर लोन रीपे नहीं होता। अगर लोन रीपे होता है उसका प्रोसेस लेंथी है जरा, पहले लोन की इंस्टॉलमेंट निकालो, फिर अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओ, फिर ये फॉर्मूला अलग-अलग हर साल पे लगेगा इंटरेस्ट का। तीसरी एडजस्टमेंट जो कल नहीं की थी वो क्या थी? नहीं जी, स्पेयर डेट भी इसके अंदर ही आ जाएगा, हार्ड डेट के अंदर जी। इस तीसरी एडजस्टमेंट यह है कि आपको अगर सब्सिडाइज लोन मिल रहा है, सब्सिडाइज लोन मिल रहा है, तो आपने उसकी इंटरेस्ट सेविंग लेनी है आफ्टर टैक्स करके। क्या लेनी है? सब्सिडाइज लोन की
इंटरेस्ट सेविंग लेनी है। देखिए अगर हम नॉर्मल लोन लेते 8% पे, मिसाल के तौर पर अगर हम नॉर्मल लोन लेते 8%, मैं ज्यूम कर रहा हूं नॉर्मल इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है, अगर आप नॉर्मल लोन 8% पे लेते, गवर्नमेंट आपसे कहती है क्योंकि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसकी हमारी इकोनॉमी को जरूरत है, तो इस वजह से हम आपको 5% पे लोन दे देंगे या दिलवा देंगे किसी बैंक से। नॉर्मल रेट कितना है 8%, और आपको लोन गवर्नमेंट की वजह से कितने परसेंट पे मिल रहा है 5% पे। तो वो जो 8% पे कर रहे हैं या 5% पे कर रहे हैं, जितना पे कर रहे हैं उसकी टैक्स सेविंग हम ऊपर ले चुके हैं। जितना पे करेंगे ना, चाहे नॉर्मल का चाहे सब्सिडाइज, वो ऊपर लेनी है। लेकिन जो आप 8% से 5% दे के 3% की बचत कर रहे हैं, वो बचत भी तो फायदा है ना। अगर गवर्नमेंट आपको ये ना कहती तो आपको मार्केट से 8% पे ही फंडिंग उठानी थी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये क्या टॉपिक है, ये हर दफा नहीं आएगा, ये सिर्फ किस केस में आएगा, ड्यू टू। अगर क्वेश्चन में सब्सिडाइज लोन है तो तीसरी एडजस्टमेंट है। दूसरी एडजस्टमेंट तो हर सवाल में होगी, पहली वाली भी तब होगी जब क्वेश्चन में इशू कॉस्ट का जिक्र है, तीसरी वाली भी तब होगी जब क्वेश्चन में सब्सिडाइज डेट है। अदरवाइज जो मस्ट एडजस्टमेंट है ना, मस्ट, वो कौन सी है, सेकंड वाली तो मस्ट है। तो इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स करके लेनी है, तो अब ये कैसे लेनी है, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। साफ सी बात है, मैंने तो स्टूडेंट लाइफ में याद किया हुआ था नाम से, और नाम कैसे पढ़ना है, बैक पढ़ना है, राइट साइड से पढ़ना है। राइट साइड से पढ़े तो सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है, सब्सिडाइज्ड डेट लेने, उसके ऊपर हमने निकालनी है इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स। क्या निकालनी है, इंटरेस्ट सेविंग, क्योंकि जितना इंटरेस्ट सेव होगा ना आपको उतना टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? फिर आपने उसकी क्या ले लेनी है, पीवी। इंटरेस्ट कौन सा एक दफा देना पड़ेगा, ये एक दफा बचेगा। अगर आपका 5 साल का इंटरेस्ट देना था तो आपके अगले 5 सालों का इंटरेस्ट सेव होगा, और जितना इंटरेस्ट सेव होगा उसकी वजह से आपको जो टैक्स सेविंग होनी थी वो नहीं मिल पाएगी, यानी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला बनता है जी इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यानी ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसका तरीकाकार क्या है। हाँ जी, ये कैसे निकालेंगे, तो मैं ये कुछ इस तरह से करूंगा, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सब्सिडाइज लोन इनटू इंटरेस्ट रेट की सेविंग पर एनम, और इनटू वो क्या, नहीं टैक्स रेट नहीं, अभी एन्युटी फैक्टर। पहले सेविंग तो निकाल लेना, ग्रॉस अमाउंट ऑफ लोन इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू क्या किया, एन्युटी फैक्टर। ये अभी आ गई इंटरेस्ट की सेविंग, अभी टैक्स नहीं किया इसको, वैसे आफ्टर टैक्स इधर भी कर सकते हैं, उधर लिख दो इंटू 1 - t, इधर लिख दो, मैं नीचे अलहदा लिख रहा हूं, कोई नहीं आप साथ भी लिख सकते हैं। तो ये जो आ जाएगी, तो इसमें से आपने लेस क्या कर देना है, जो आपका इंटरेस्ट सेव हुआ उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो टैक्स कैसे निकालना है, जो भी ये ऊपर पीवी की अमाउंट आई है ना उसको मल्टीप्लाई किससे कर दें, 30%, या डायरेक्ट आप वो ऊपर ही 1 - t कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये मैं बात अपनी समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा? मिसाल लेता हूं, देखें हमारा समझाने के लिए, सब्सिडाइज लोन 2 लाख रुपए का है, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम दे रहे हैं 5%। कितने साल के लिए प्रोजेक्ट चलेगा, मिसाल के तौर पर 5 सालों के लिए। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट अगर हम लेते तो 8% होता, टैक्स रेट कितना है जी 30%, कुछ ना कहे तो सेम ईयर में टैक्स है। ले जी, अब इस एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे आप, बहुत से तरीके हैं। क्या नाम है एडजस्टमेंट का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स। बस मैं इतनी लिख रहा हूं, ड्यू टू सब्सिडाइज्ड डेट, वो समझाने के लिए आपको है, बस इतना ही। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेविंग, हाँ जी, कितना लोन है, लोन कितना है जी, ग्रॉस लोन
2 लाख का, इसको इनटू क्या कर दें, कितना इंटरेस्ट रेट सेव होगा, 8% का नॉर्मल रेट था, आपको 5% देना पड़ रहा है, तो 3% पर एनम आपका इंटरेस्ट सेव होगा। तो ये 1 से 5 साल तक की क्या आ गई, एनुअल इंटरेस्ट सेविंग। मेरा ख्याल है 2 लाख का 3% करें तो 6,000 आता है पर एनम। फिर इसको आफ्टर टैक्स करना है, 30% टैक्स। एक्सेल पे जिस तरह करना है ना, मैं वैसे कर रहा हूँ फॉर्मेट, जरा समझने के लिए भी आसान है। डायरेक्ट इंटू 1 माइनस टी भी कर सकते हैं वो एक लाइन में लिख के। तो मेरा ख्याल है ये 1800 शायद माइनस होगा, बाकी रह जाएगा इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स, और ये एनुअल इंटरेस्ट सेविंग है 5 सालों की 4200। अब आपने इसको डिस्काउंट जो करना है वो एन्युटी फैक्टर से करना है। एन्युटी फैक्टर मैंने कहा था या केडी पे लेते हैं, नॉर्मल केडी पे, सब्सिडाइज केडी पे नहीं, नॉर्मल रेट पे लेते हैं, या आरएफ पे लेते हैं, आरएफ पे लेते हैं या नॉर्मल केडी पे। सब्सिडाइज केडी तो कुछ भी हो सकती है, तो सारा सवाल में केडी नॉर्मल लेके चलनी है पीवी के लिए। या नॉर्मल केडी या नॉर्मल इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है, 8% है। सब्सिडाइज में सब्सिडाइज केडी नहीं लेनी, जब भी पीवी निकालनी है 2 रेट है, 3 नहीं है, या आरएफ या नॉर्मल बोरिंग रेट, नॉर्मल 8% पे, और 5 सालों के लिए। तो एन्युटी फैक्टर क्या आएगा, 1 माइनस 1.08 रेस पर -5 जी, कितना आता है ये 992। ये लें जी, ये आ गई आपकी पीवी ऑफ इंटरेस्ट सेविंग। बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो सब्सिडाइज की लेनी चाहिए रेट, तो बेटा ये असल में ये जो आपकी ऊपर वाली आइटम्स है ना, उन तमाम में भी हमने जो रेट लिया हुआ है वो एक लाइक विद लाइक रखने के लिए हमने यहाँ पे भी पीवी 8% पे ली, ये पीवी भी 8% पे ली, ये पीवी भी 8% पे ली, या ये तीनों पीवी आरएफ पे ले लें ताकि लाइक विद लाइक हो जाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वैसे तो पाबंदी कोई नहीं है, आप आरएफ पे ले लें या नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे ले लें, तीसरा रेट कोई नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग मैंने कहा था ये एमएम थ्योरी पे बेस कर रहा है, और एमएम थ्योरी कहती है डेट इज रिस्क फ्री, इसीलिए टेक्निकली सवाल में नॉर्मल इंटरेस्ट रेट में और आरएफ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यहां दिया होता है फर्क, रियल लाइफ में भी होता है फर्क, इसीलिए आप आजाद हैं कि आप जो मर्जी रेट ले लें, लेकिन नॉर्मल वाला या आरएफ, सब्सिडाइज वाला नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? एमएम ने ये नहीं कहा कि डेट इज रिस्क फ्री, दैट इज वाई आरएफ इक्वल टू एनी डेट रेट, नहीं, एनी नहीं है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट के बराबर है। तो उम्मीद है ये आप एडजस्टमेंट कर लेंगे, या आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। जी कोई सवाल है? आफ्टर टैक्स क्यों कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए ये बताओ, तो फिर पूछे ना सवाल कहते क्यों कर रहे हैं, जब भी कोई बेनिफिट आएगा उसने आफ्टर टैक्स होना है। दूसरी बात है, देखें आप ये इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर आपको सब्सिडाइज डेट ना मिलता तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरा देना था, और पूरा देने से आपको टैक्स की सेविंग मिलनी थी। जब आपको सब्सिडाइज डेट मिल रहा है तो ये एक्सपेंस आपका नहीं अकर हो रहा, तो ये सेविंग भी नहीं अकर हो रही। बस हम बेनिफिट ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, क्या चीज, किसको? इसको नहीं, एक्सपेंस खत्म हो गया तो ये सेविंग है, और ये सेविंग फॉरगोन है किस्म की, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रीट हो रही है, सेविंग नहीं ट्रीट हो रही। मेरी बात समझ आ रही है? हमें 6,000 रुपए का कम इंटरेस्ट देना पड़ा सेविंग, उसकी वजह से, उस 6,000 एक्सपेंस की वजह से जितना टैक्स बच सकता था वो बचना, आप इसको टैक्स फॉरगोन भी कह सकते हैं, टैक्स सेविंग। मेरी जब थ्योरी पढ़ेंगे ना नोट्स में, वहां मैंने इसको लिखा हुआ है टैक्स सेविंग फॉरगोन, पता लग गया? ज्यादा भी, ये भी 2 एंगल से बोल सकते हैं, बोलने का तरीका है कि हमें 1800 का टैक्स ज्यादा देना पड़ा, या इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से जितना टैक्स सेव होना था वो नहीं हो पाया। हाँ, इंटरेस्ट बच रहा है और उससे टैक्स सेविंग फॉरगोन हो रही है, ये कॉन्सेप्ट है, असल कॉन्सेप्ट ये है। बाकी समझने के लिए आसान ही होता है
कि एक सेविंग आ गई, सेविंग पे टैक्स है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जब भी कोई लोन पे इंटरेस्ट देते हो ना तो उस इंटरेस्ट से आपका टैक्स बचता है। जब आपने इंटरेस्ट बचा लिया कुछ हद तक तो टैक्स सेविंग से भी हाथ धोने पड़ेंगे। पता नहीं बात समझ आई कि नहीं। अब हमने इसके बाद आज का एजेंडा क्या है? आज के एजेंडा में सिर्फ यही है कि ये जो टेबल है इसकी मेन प्रैक्टिस या ऊपर वाले दोनों स्टेप्स की प्रैक्टिस, बल्कि तीसरा स्टेप था डिसीजन लेना, तो हमने आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज का एजेंडा है प्रैक्टिस। कौन से 2 सवाल करने हैं? एक हमने करना है समर 22 का, नोट्स में लिखा हुआ है समर 22 का क्वेश्चन नंबर, बताओ भी बताओ, समर 22 का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, इसमें एपीवी भी है और इसी के साथ मॉडिफाइड आईआरआर भी आया, बड़ा अच्छा है। और इसमें रिपोर्ट राइटिंग भी है, बहुत अच्छा सवाल है। आज तक का आई कैप का सबसे अच्छा सवाल है एपीवी के टॉपिक पे। उसके बाद दूसरा सवाल करना है विंटर 18। विंटर 18 का कौन सा मांगा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। हाँ जी, विंटर 18 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, ये 2 सवाल हमने आज करने हैं। पास्ट पेपर के सवाल हैं, आप पढ़ें इनको और पढ़ने के बाद नेट कैश फ्लोज तक तो आपने आना है, ये आपका टेस्ट है। चलो 15 मिनट का टाइम है, नेट कैश फ्लोज तक आपने आना है, क्योंकि नेट कैश फ्लोज तक तो एपीवी आई कोई नहीं। नेट कैश फ्लोज तक और एक्सेल पे करना है, बेहतर है। मैंने कहा था कंप्यूटर लेकर आए, लेकिन नहीं लाए तो कोई नहीं, पेपर पे कर लें। नेट कैश फ्लोज तक आपने खुद करना है, समर 22 करना है पहले। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन मैंने इन बच्चों को पढ़ने के लिए दिया था और इनको फॉर्मेट बनाने के लिए भी दिया था। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी कोशिश करें कि पहले इसको खुद ज़ाती तौर पे पढ़ें, टाइम लगाएं। 15 से 20 मिनट दिए मैंने, तो रिक्वेस्ट यही है कि सर इसको पढ़ दें। हम तो पढ़ के थोड़ा खप खुप चुके हैं, तो रीडिंग कर दें। तो क्वेश्चन कौन सा है? समर 2022 का, समर 22 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे आते हैं तो वो कहता है इवैल्यूएट करें प्रपोज सोलर पावर प्लांट इन्वेस्टमेंट। कोई सोलर का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सोलर का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें ये क्या करना चाह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। और आपने कैलकुलेट करना है एपीवी और मॉडिफाइड आईआरआर। कहता है इन्फ्लेशन को इग्नोर करना है। इसका मतलब है क्वेश्चन में इन्फ्लेशन नहीं है तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। दूसरे पार्ट में कहता है रिपोर्ट लिखनी है। अब वो सारे रिपोर्ट के भी इंग्रेडिएंट्स बता रहा है, तो रिपोर्ट कैसे लिखते हैं ये बता देता हूं आज मैं, लेकिन आइंदा जब भी आएगी फिर रिपोर्ट आपने घर जाके खुद लिखनी है। अगर आपने रिपोर्ट के फॉर्मेट को ग्रिप ना किया तो पेपर में मसला होगा, और आगे जाते जाते रिपोर्ट मस्ट होगी आपके पेपर में। एक सवाल लाजमी रिपोर्ट राइटिंग का होगा जो मुझे नज़र आ रहा है, इसीलिए वो रिपोर्टर, क्योंकि ये भी एसीसी स्टाइल है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट लिखवाओ, पूछा उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज ही होता है, लेकिन रिपोर्ट की शक्ल में, ताकि आपको रिपोर्ट राइटिंग आ जाए। एक रिपोर्ट राइटिंग तो वो होती है ना जो बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, वो नहीं है, ये है वही बेस, लेकिन हम हमारे सब्जेक्ट की रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं। आ जाए जनाब, क्या कहता है? आईपी एक कंपनी है जो कराची बेस्ड लिस्टेड कंपनी है। वो क्या करती है? इंगेज इन प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। उनका काम क्या है? डिजाइन करना, प्रोक्योरमेंट करना सामान, और कंस्ट्रक्शन की सही है, उनका लाइन ऑफ बिजनेस है। फिलहाल उनका बिजनेस रिस्क इन इस काम से रिलेटेड है। कंपनी प्रोवाइड्स अ कंप्लीट डिजाइन प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन सर्विस फॉर न्यू कोल एंड गैस। हाँ जी उबैद साहब देख लें, इनका काम क्या है? कोयले से चलने वाले और गैस से चलने वाले जो पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन डिजाइन का काम है। कोयले से और गैस से चलने वाले पावर प्लांट, ये इनका एग्जिस्टिंग काम है। प्रोजेक्ट जो नया है वो कोयले वाला नहीं है, गैस वाला नहीं है। वो कौन सा है? सोलर। सोलर एक एंटायरली डिफरेंट है। कहे ना कहे तो ये इसका मतलब है कंपनी अपनी इंडस्ट्री से हट रही है, यानी ये पहले कोयले और गैस से चलने वाले पावर प्रोजेक्ट के डिजाइन कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, और जो नया काम है वो कोई सोलर शोलर। अच्छा चले पढ़ते हैं आगे।
तो उसमें भी तो वेरी करती है ना चीजें। कहता है जी इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट डिजाइन प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन सर्विस फॉर न्यू कोल एंड गैस पावर्ड प्लांट्स। इट सप्लाइज टू कस्टमर इन पाकिस्तान एंड फॉर सम इंटरनेशनली बेस्ड कस्टमर। ठीक है, स्टोरी है, बस उसने ये बताया कि इनका प्रेजेंट बिजनेस क्या है। Once a new power plant has been successfully engineered and installed, it is transferred to customer who may use it to generate power for their own use or use it to supply electricity to national electricity transmission grid of Pakistan। यानी ये क्या करते हैं, जो भी पावर जनरेशन का यूनिट है वो लगा के चला के देख दुख के टेस्टिंग करके उस इदारे के हवाले करते हैं, लो जी अब बिजली पैदा करो या जो भी पावर का वो पैदा करो और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में एक्सपोर्ट कर दो। यहां तक आगे चले। बोर्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पहले वाले क्योंकि कोयले से चलते थे, कोयला जो है वो आपको पता है पोल्यूशन की वजह बनता है। गैस से चलने वाले प्लांट्स भी जो है जब चलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हवा में आबो हवा में आएगी। इसीलिए दुनिया में कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो गया कि बिजली क्यों पैदा करें उससे, सोलर जिंदाबाद, सूरज पापा जिंदाबाद हैं, उसको यूज करें। तो बेटा ये अब आप, वो कहता है जी बोर्ड को पता चला है रिन्यूएबल एनर्जी की बड़ी इंपॉर्टेंस है एंड कंसिडरिंग डाइवर्सिफाइंग इनटू डिजाइन एंड सप्लाई ऑफ कमर्शियली वायबल सोलर पावर प्लांट्स बाय इन्वेस्टिंग फर्स्ट इन वन साइड टू टेस्ट। ये टेस्टिंग के लिए एक साइड पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ले जी यहां से पता चल गया, खुद उसने लफ्ज लिख दिया है कंसिडरिंग डाइवर्सिफाइंग। डाइवर्सिफाइंग मींस कंपनी न्यू इंडस्ट्री में एंटर होना चाह रही है। पहले कोयले और गैस से चलने वाले पावर प्रोजेक्ट थे, अब ये किस में जाना चाह रहे हैं, सोलर के पावर जनरेशन प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसके डिजाइन एंड सो ऑन जो भी है। कहता है इफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल फॉर द न्यू सोलर पावर प्लांट इज फेवरेबल देन दिस विल प्रोवाइड द बिजनेस केस टू कंस्ट्रक्ट द फर्दर न्यू आईपी सोलर। यानी ये अपने सोलर फार्म शाम और वो प्लांट लगाना चाह रहे हैं, अब किसी कस्टमर के लिए नहीं करना चाह रहे, खुद सोलर के पावर फार्म बनाना चाह रहे हैं। पावर फार्म क्या होता है, खुली जगह होगी, बाड़ लगी होगी चारों तरफ और ये उसके अंदर सोलर पैनल पड़े होंगे और बिजली बना बना के एक्सपोर्ट करी जाएंगे या वो नेशनल ग्रिड में दे देंगे। कहता है इफ आफ्टर लॉन्च द सोलर टेक्नोलॉजी यूज्ड एट दिस फर्स्ट साइट प्रूव्स टू बी फिजिबल then IP will use this design as a blueprint and design and deliver further solar plant farms to its power plant customer as part of its strategy to increase renewable energy production and supply। वो कहता है ये पहला तो ये अपने लिए बना रहे हैं, इसमें जितनी भी सोलर पैनल और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी अगर वो कामयाब हो गई तो इसको एज अ रोल मॉडल लेंगे। ब्लूप्रिंट कहते हैं खाके को, ये एज अ रोल मॉडल लेकर फिर ये कस्टमर के लिए डेवलप करेंगे। अभी कस्टमर के लिए नहीं कर रहे, अभी अपना कोई सोलर वो करना चाह रहे हैं। यहां तक इसमें कोई काम की बात नहीं। पहले 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ में सिर्फ एक बात बताई है, कंपनी की पहले इंडस्ट्री कुछ और थी, कंपनी अब नई इंडस्ट्री में जाना चाह रही है क्योंकि इनको पोटेंशियल नजर आ रहा है। आगे चले, ये आ गया जी भावरपुर में ये सोलर का फार्म बनाना चाह रहे हैं। बोर्ड इज प्रपोजिंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू सोलर पावर प्लांट विच विल ओन्ड एंड मैनेज बाय आईपी डायरेक्टली। इनका अपना प्लांट होगा। डायरेक्टर हैव अज्यूम्ड दैट आईपी विल सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड टू नेशनल ग्रिड। यानी ये बिजली किसको बेचेंगे, यहां से रेवेन्यू जनरेट होगा इनका। ठीक है, अ सूटेबल 100 एकड़ साइट, ये उसकी एरिया दे दिया, फार्म का एरिया है 100 एकड़ में एरिया है। हैज बीन आइडेंटिफाइड इन भावलपुर फॉर फर्स्ट पावर प्लांट एज लैंड इज फ्लैट एंड अ नेशनल ग्रिड कनेक्शन पॉइंट इज क्लोज बाय। करीब था कोई नेशनल ग्रिड का पॉइंट, वहां दे देंगे ये बिजली। साइट इज अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म रेंटल, रेंटल दे दिया एट एन एनुअल कॉस्ट ऑफ 42 million एंड कंपनी एंटीसिपेट्स टेकिंग अ 25 year लीज। कहता है 25 साल की लीज पे आपको जमीन मिल जाएगी और आपको सालाना रेंटल कितना देना पड़ेगा, 42 मिलियन। तो ये आपका पहला ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया है, रेंटल एक्सपेंस। ठीक है, इन्फ्लेशन तो 25 सालों में 42 लिख देंगे, या एन्युटी से करना चाहे तो एन्युटी से कर देंगे, टाइम बचाओ प्रोग्राम।
बाद में बात करते हैं भाईजान, आपने पढ़ लिया, मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा। लेकिन 42 मिलियन पर एनम ये सेम है, इन्फ्लेशन होता तो फिर ये चेंज होता। आगे कहता है इफ द डायरेक्टर ऑफ आईपी प्रूव द पायलट, पायलट का मतलब है वो जो टेस्टिंग के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट जो है वो 52 मिलियन की है, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गई, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ये बार बार नहीं होनी, 52 मिलियन की होगी। इसी तरह केबलिंग वगैरह पे खर्चा कितना होगा, 60 मिलियन का, ये भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ये एनुअल नहीं होना, केबल एक ही दफा लगनी है, ठीक है। यानी अपने सोलर पैनल वाली जो वो फार्म है उससे नेशनल ग्रिड तक की केबल कनेक्ट करने के लिए। आगे चलें, कहता है पावर कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज डिस्क्राइब बाय द रेफरेंस टू मेगावाट, मेगावाट से उसने करना है। 1 मेगावाट वुड रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 5 एकर्स ऑफ द पैनल। लो जी, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है अगर आपने 1 मेगावाट सिस्टम बनाना है ना, 1 मेगावाट बिजली बनाने के लिए, तो आपके जो पैनल लगेंगे वो 5 एकड़ पे पैनल लगेंगे। इसका मतलब है टोटल कितने एकड़ जमीन है, 100। तो इसका मतलब है 20 एकड़ इस्तेमाल होंगे, हर एकड़ पे 5, हर 5 एकड़ पे 1 मेगावाट के पैनल होंगे, ठीक है। यानी आपके 20 मेगावाट बिजली बन सकती है टोटल, आप ये कह सकते हैं 20 मेगावाट। वैसे 1 मेगावाट जो है वो 1000 किलोवाट के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डाटा अगर मेगावाट हुआ तो सारे सवाल को मेगावाट पे लेके चलेंगे, अगर किलोवाट हुआ तो फिर भाई इसको इंटू 1000 करके 20,000 किलोवाट कह देंगे। मुझे नहीं पता अब आगे डाटा क्या है। ये 20 कहाँ से निकाला है, 100 एकड़ ऊपर कहा था। हर 1 मेगावाट बनाने के लिए 5 एकड़ पे पैनल लगेंगे, तो भाई 20 एकड़ और 100 एकड़ में इसका मतलब है 20 मेगावाट बन सकती है। बाकी अच्छा, 1 मेगावाट पे पैनल चैनल लगा के सब कुछ करके 90 मिलियन की कॉस्ट है। एक क्या नाम है वो जो 5 एकड़ के पैनल, ये पैनल की कॉस्ट है। तो मेरा ख्याल है ये कितनी बनेगी, अगर 90 मिलियन है पर मेगावाट के लिए, तो 20 मेगावाट के लिए टोटल 1800 मिलियन के पैनल लगेंगे। ये पैनल भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। पैनल समझते हैं जो सूरज से रोशनी लेके चलते हैं। कहता है इसकी पैनल की लाइफ जो है कितने साल है, इसका मतलब है पूरा सवाल ही 25 साल के लिए, शायद ऊपर भी 25 साल का था, नीचे भी 25 साल। रेजिजुअल वैल्यू कोई नहीं है। एक दफा ये इंस्टॉल हो गए तो रूटीन की मेंटेनेंस है, और रूटीन की मेंटेनेंस क्या है, 1.9 मिलियन पर मेगावाट पर ईयर। तो ये जी ये वो आपका दूसरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया, 1.9 मिलियन पर मेगावाट इंटू 20 मेगावाट पर ईयर। तो मेरा ख्याल है 38, ये भी फिक्स रहेगी। करंटली कहता है इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड को बेची जाए तो पावर परचेज एग्रीमेंट को चल रहा है, तो ये सेल प्राइस है जनाब पर किलोवाट। अच्छा, ये पर किलोवाट दे दिया है, पर मेगावाट नहीं दी, क्या दी है, कोई मसला नहीं। तो आप बाकी डाटे को भी किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इशू नहीं। या इसको पर मेगावाट कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट आ जाए, कहता है अब 1 मेगावाट सिस्टम वुड जनरेट 1000 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे। ये उसने आपको यूनिट समझाया है कि जिस बच्चे को पता ना उसको पता होना चाहिए कि 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट है। तो मैं मेगावाट में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, 16 इंटू 1000 कर लो, तो मेरा ख्याल है 16,000 रुपए का 1 मेगावाट बिक जाएगा। 16,000 का बिकेगा ना। और ये पर डे है पर ईयर है, पर डे। साल में दिन ना बताया हो तो 365 एज्यूम करेंगे, 60 भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किताबों में 365 दिन एज्यूम करते हैं। बल्कि आई क्या भी ना बताए हो तो 365 दिन एज्यूम करता है। 1000 इंटू तो ठीक है, कोई नहीं, वही आ जाना है, 20,000 किलोवाट में कर लिया। 16 भी करना है, रेवेन्यू निकालना है जी, वो आपकी मर्जी है। कहता है डायरेक्टर ने एज्यूम किया कि कंपनी 29% टैक्स देगी। कितना, एंटायर लाइफ में। कॉर्पोरेशन टैक्स उसी साल देना है जिस साल प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि टैक्स 1 ईयर इन एरियर नहीं है। कहता है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो डायरेक्टर ने आसानी के लिए एज्यूम किया कि कंपनी 10 साल में स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ले सकती है। कितने साल तक, 10 साल तक। अब आपका मसला ये होगा कि आप जब टेबल बनाने लगेंगे ना, तो 0 और 1 to 25 करेंगे तो मसला बन जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले 10 सालों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, स्ट्रेट लाइन पे है,
अगले 15 सालों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है। नहीं है। बिल्कुल ये ACCA का एक सवाल है, कॉपी पेस्ट आया हुआ है, अभी दिखाता हूं आपको। वो मैं मेरी वेबसाइट वो उस पर पड़ा हुआ है ड्राइव पे, किट उसमें सेम सवाल है उसमें, लेकिन कोयले और उससे बना है, इसने बस चेंज ये किया, कोयले को चेंज करके गैस को चेंज करके सोलर पे चला गया, इतनी इन्वेंशन है। तो ये 1 से 25 साल था। अगर आपने ये टेबल इस तरह बना दिया गलत हो जाएगा। इसके 2 टुकड़े करेंगे इस कॉलम के, 1 से 25 साल के 2 टुकड़े करेंगे तो 1 से 10 साल और 11 से 25। ठीक है जी। तो ये अभी यहां तक फिर वही बात आ गई, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं यार, अभी बाकी अगर हो सकता है, यहां तक तो ऐसे ही है। आगे चले, तुम मुझे फीड कर रहे हो कि मैं छापा लगा लूं, मैं पढ़ने पे जा रहा हूं। अच्छा जी, आ जाए जनाब आगे। वो क्या कहता है नेक्स्ट, आगे वो क्या कहता है जी, कहता है जी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 10 साल की लाइफ है, जिस पे डेप्रिसिएशन मिलेगी उसके बाद, और मिलेगी सिर्फ पैनल्स पे, बाकी साइड प्रिपरेशन कॉस्ट और ये सब कुछ उस पे। कहता है साइड प्रिपरेशन कॉस्ट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, ग्रिड के साथ कनेक्शन की जो कॉस्ट है, उस पर कोई टैक्स डेप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है हमारी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी वो क्या क्या थी। एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी आपकी साइड प्रिपरेशन, इस पे भी नहीं है। एक थी आप साइड प्रिपरेशन, एक आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी ये केबलिंग को, उस पे भी नहीं है। और एक पैनल ला के लगाने की, पैनल की है, उसकी लाइफ 25 साल है, उस पर टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड है। आगे चले, वो क्या कहता है 50% का इनिशियल अलाउंस है, नहीं सॉरी इनिशियल अलाउंस कह रहा हूं गलत हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से 50% हम डेट फाइनेंस से लेंगे। ये एपीवी के लिए अब डाटा दे दिया, यानी कंपनी 50% डेट से पैसा लेगी, 50% कहां से लेगी, इक्विटी से। और वो कहता है फंडिंग ऑफ रिमेनिंग 50% ऑफ द पेमेंट ऑफ एनी न्यू डेट अरेंजमेंट, फंडिंग ऑफ द remaining 50% and the payment of any new debt arrangement fees will be funded from IP's existing cash reserves which the company has ring fenced for research and development expenditure। अच्छा जी, ये टर्म कोई है टेक्निकल, पता नहीं ये क्या है, लेकिन 50% बाकी वो कहते हैं हमारे पास पहले से पड़ा है। इन्होंने को रिसर्च की मद में लिए हुए पैसे थे, वो इनके पास पहले से पड़े हुए हैं। 50% का डेट लेंगे, बाकी 50% इन्हें कहीं से अरेंज नहीं करना, वो पड़ा हुआ यूज हो जाएगा। आगे क्या कहता है, वैसे ये पढ़ लेते हैं। रिंग फेंस्ड का क्या मतलब है। अर्ली डिस्कशन विद द बैंक सजेस्ट दैट 25% का 25 साल का लोन मिल जाएगा, 12% ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, और बैंक से कर्जा लेने की जो अरेंजमेंट फीस है, अरेंजमेंट फीस का मतलब क्या दे दी, इशू कॉस्ट दे दी, जितने फंड बोरो करेंगे उसका 1.5%। और अरेंजमेंट कॉस्ट कहते हैं टैक्स डिडक्टेबल भी है। अरेंजमेंट कॉस्ट क्या है, टैक्स डिडक्टेबल। अच्छा, कंपनी की करंट गियरिंग रेशियो क्या है, 1 और 2, 1 और, तो कंपनी जब नया डेट लेगी तो ये रेशियो चेंज हो जाएगी, ये रेशियो सेम नहीं रहेगी। एपीवी की पहली पहचान, डेट इक्विटी रेशियो चेंज होगी। दूसरी पहचान क्वेश्चन में अरेंजमेंट फीस इशू कॉस्ट आ गई है। कहता है डायरेक्टर ने एक सिमिलर रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी प्रॉक्सी कंपनी देखी है, तो प्रॉक्सी कंपनी का एसिड बीटा दिया हुआ है, यही लेके चलेंगे। आरएफ दिया हुआ है, आरएम दिया हुआ है 15% जी। अब आप बताएं कि आप कॉलम, क्या कॉलम कह रहे थे बताएं जरा भाईजान, 3 कॉलम, क्या आप कॉलम्स का कुछ कह रहे थे। कॉलम्स मेरे मुताबिक 10वें साल का अलहदा बनेगा, 1 to 9 एक बनेगा, 10 एक बनेगा, 11 to 25 एक बनेगा। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि 10वें साल पे हम टैक्स के साथ कंपेयर कर रहे होंगे कि हमारी 25 साल असल में जो उसकी अकाउंटिंग वैल्यू वो 25 साल, और टैक्स जो है वो टैक्स वाला अलाउ कर रहा है 10 साल। 10 साल और 25 साल का फर्क है कि 25 साल पे डिवाइड करके जो 10 पे आएगी वो आएगी हमारी कैरिंग अमाउंट, और वो जो टैक्स वो आएगा वो जीरो आएगा। तो जो कैरिंग अमाउंट आएगी ना 15 सालों की बकाया, तो 10वें साल पे लॉस आएगा, जो कि बकाया 9 सालों में नहीं है। भाईजान स्ट्रेट लाइन में कोई लॉस नहीं आता, किधर बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन में कोई लॉस आना ही नहीं। सर लाइफ 25 साल और 10 साल है जिसकी वजह से लॉस है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो रेलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, आप उसको क्यों काउंट फॉर कर रहे हैं। कैरिंग अमाउंट के लिए हमने यहाँ कैरिंग अमाउंट भी जब निकालनी है तो टैक्स के तरीके से ही निकालनी है, अकाउंटिंग वाले तरीके से टैक्स वाली वैल्यू को कंपेयर ही नहीं करना। रेलेवेंट कॉस्टिंग की धज्जियां बखेर रहे हैं आप। सर जिस तरह
उनमें भी हम टैक्स निकालते थे। अकाउंटिंग की कैरिंग वैल्यू निकालते ही नहीं, हम टैक्स कैरिंग वैल्यू निकाल रहे होते हैं। वो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, वो अपने कॉन्सेप्ट को सीधा कर लें। भाईजान सर वो रेजिडुअल वैल्यू फिर किसकी होती वो रेजिडुअल वैल्यू एसेट की है, वो टैक्स की और उसकी फर्क नहीं होगी, लेकिन कैरिंग वैल्यू फर्क होती है एसेट की। और हम जो कैरिंग वैल्यू एसेट की काउंट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं, वो हम टैक्स के रूल्स के मुताबिक कर रहे हैं। ठीक है, की कहते हो, बात समझ आ रही है? तो आप जो ये को फनकारी लगाना चाह रहे थे, ये गलत है। आ जाओ जरा, चलो मैं एक्सेल पे करूंगा, मैं इधर नहीं करूंगा। जी जनाब, आ जाए जनाब। कितने कॉलम बनाऊंगा मैं यहाँ पे, और पता लग गया भाईजान क्या कह रहा हूँ मैं? सर नहीं, अभी उसके 10 मिनट हाँ चलो, अभी मैं करता हूँ, फिर देखना, फिर बताना, फिर नहीं समझ आएगी फिर पूछ लेना। वो जो आप मुझे कॉलम कही जा रहे हैं, ये मैं बता दूं, एनपीवी में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं आती, टैक्स डेप्रिसिएशन आती है। हाँ वो खुद कह दे अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन सेम बेसिस पे कैलकुलेट, फिर मैं एक अलग बहस है। चलो भाई चलो, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालनी है? स्टेप 1, बेस केस एनपीवी फॉर्मेट बनाना है जी, साथ साथ बनाते जाएं, देखते जाएं। एट KEU बेस केस एनपीवी हमने निकालनी है। अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कंपनी का नाम क्या है? IP लिमिटेड। लें जी, ये कॉलम हम वर्किंग के लिए छोड़ देते हैं। लाइफ 0 है, 1 से 10 है, और 11 से 25 है। चले, बड़े दिन हो गया एक्सेल पे नहीं किया, एनपीवी का चैप्टर आता है तो एक्सेल भी याद आ जाता है हमें। अच्छा जी, रकमें बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, तो मर्जी आपकी मिलियंस में करना है या थाउजेंड्स में करना है। मैं रुपीज़ इन थाउजेंड पे ही करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप मिलियंस में भी कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। लें जी, मेरी आदत है मैं पहले वो एनुअल वाली रकमें लिखता हूँ, तो आएगा जी एनुअल सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू नेशनल ग्रिड। ठीक है, नेशनल ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है, एक लाइन छोड़ हूँ। मेरी आदत है पहले इंग्लिश लिखो फॉर्मेट, ये आदत आप नहीं अपनाएंगे तो मसला बढ़ जाएगा और आप परेशान ज़्यादा होंगे। अच्छा, एनुअल सेल के बाद अगर एनुअल कॉस्ट देखी जाए तो सबसे पहले हमें जो नज़र आ रहा है वो एनुअल रेंटल कॉस्ट नज़र आ रही है, बड़ी सिंपल है, 42 मिलियन थी पर एनम। 42 मिलियन पर एनम, ये तो सीधी सीधी थी इसीलिए कॉपी पेस्ट कर दी। इसके अलावा कोई एनुअल कॉस्ट हमें नज़र आ रही हो तो बेटा हमें पैनल्स की एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट नज़र आ रही है, पैनल्स की, सोलर पैनल्स की। ठीक है, एक लाइन छोड़ देते हैं। और उसके बाद और कोई एनुअल कॉस्ट नज़र आ रही हो क्वेश्चन में तो बेटा डेप्रिसिएशन नज़र आ रही है, एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ पैनल्स। ठीक है, और निकालनी भी स्ट्रेट लाइन से उसने कहा है, और है भी सिर्फ पहले 10 सालों में, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ माइनस होगी, उधर 0 आ जाएगी। इसके बाद मेरा ख्याल है और कुछ नहीं है, तो जब इधर कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इस पे से माइनस करेंगे टैक्सेशन, 29% है शायद, और उसके बाद डेप्रीसिएशन को क्या कर लेंगे, ऐड बैक। वो भी आखिरी सालों में तो नहीं होगी, यहाँ पे होगी एनुअल टैक्स डेप्रीसिएशन, जो ये ऊपर है इसी को। चले, डेप्रीसिएशन को रिवर्स कर लेंगे। इसके बाद मेरा ख्याल है और कुछ नहीं है, तो ये आ जाएंगे एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। अगर कुछ आएगा तो देख लेंगे ये कौन सा है, इसमें रो इंसर्ट हो जाती है। तो एक्सेल पे करने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा एनपीवी वाले चैप्टर में है, सबसे ज़्यादा। और भी जगह पे है, एक बिजनेस वैल्यूएशन का चैप्टर है, उधर भी है। तो समर 22 का क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? समर 22 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, IP लिमिटेड, और टॉपिक है APV एंड मॉडिफाइड IRR। फिलहाल अभी APV पे आते हैं,
मॉडिफाइड आईआरआर तो 1 मिनट की बात है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गया। इसके बाद आपकी क्या आनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड स्क्रैप वैल्यू। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले बेटा हमारे पास है, मेरा ख्याल है साइट की प्रिपरेशन कॉस्ट है, वो गिवन है। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कितनी का हुआ था उसने, साइट की प्रिपरेशन कॉस्ट, 52 million। हाँ जी, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कितनी का हुआ था, 52 मिलियन। तो मैं 52,000 ले रहा हूँ। इसके बाद साइट प्रिपरेशन कॉस्ट के बाद अगली चीज क्या है, केबलिंग की कॉस्ट। हाँ जी, इन पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, केबलिंग की है 60 मिलियन। अच्छा जी, इसके बाद अगली इन्वेस्टमेंट हमारी है पैनल्स की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पैनल्स। अब वो जो कॉस्ट ऑफ पैनल है उसके साथ मसला ये है, वो पर एकड़ के हिसाब से दिया है। तो 90 मिलियन 100 एकड़ डिवाइडेड बाय 5 एकड़, तो 20 मेगावाट इनटू 90 मिलियन पर मेगावाट थी, तो ये आ जाएगा 90,000 इंटू 20 मेगावाट। क्या कहते हैं, ये देखें ज़रा, ये अमाउंट इतनी आती है, ये मैंने गलत तो नहीं निकाली। 20 मेगावाट 90 मिलियन ही थी कि 90,000 थी, 90 मिलियन थी। सर 9 मिलियन 90 थी कि 9 मिलियन, चेक कर लेना। 90 मिलियन तो 1800 मिलियन थी ना, तो मैं तो थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ, बट ठीक है, फिर यही आनी है मेरा ख्याल है, 1.8 मिलियन। आ जाए, बस मेरा ख्याल है और कुछ नहीं है, बस मुकम्मल। तो ये फिर हमारे पास कोई वर्किंग कैपिटल ये वो कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज, और इसको हमने डिस्काउंट करना है KEU पे, तो ये फिर आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज और फिर बेस केस NPV। तो आ जाए जनाब, पहले ये अमाउंट्स निकाल लेते हैं। हाँ जी, क्या है जी, हमारी सेल प्राइस क्या थी, 16 रुपये पर किलोवाट इंटू 1000 किलोवाट होते हैं 1 मेगावाट में। अच्छा जी, इसके बाद इंटू कितने मेगावाट्स बनने हैं, 20 मेगावाट्स बनने हैं पर डे, और साल में 365 दिन होंगे, पर डे का था उसने। तो ये बेटा ये हमारा अमाउंट आ जाएगी रेवेन्यू की, तो ये दोनों केसेस में सेम ही होगी, 16 इंटू 1000 इंटू 20 मेगावाट इंटू ये, चलो ये 1000 को मैं करता ही नहीं, 20 इंटू 365,000 कॉमन लिया है, ये आता है जी, चेक करें, इतना ही है। अच्छा जी, इसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट क्या थी, 1.9 मिलियन पर मेगावाट थी इंटू 20 मेगावाट्स। अच्छा, 20 मेगावाट्स पर डे थी शायद, ये भी 20 मेगावाट्स पर डे थी। अच्छा नहीं, 1.9 मिलियन पर मेगावाट पर ईयर, उसको पहले ही कर दिया हुआ उसने, इसको इंटू 365 ना कर दिएगा, मैं गलती करने लगा था, पर मेगावाट पर ईयर पहले ही कर दिया है, इसका मतलब है अब मुझे वो इसको इंटू 365 करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1.9 मिलियन इंटू 20 मेगावाट्स, चेक करें यही आता है 38,000। डेप्रिसिएशन क्या आएगी, पैनल की जो कॉस्ट थी, पैनल की कॉस्ट थी 18 लाख की, 18 लाख की पैनल की कॉस्ट थी, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, और लाइफ उसने कहा है 10 साल काउंट करनी है, 10 साल काउंट करनी है, डायरेक्टर ये कह रहे हैं, तो 10 सालों के हिसाब से, हाँ जी, 18 लाख डिवाइडेड बाय 10 ये आती है जी, चेक करें। हाँ जी, गलत तो नहीं किया कहीं पे, 10 सालों की,
ऐसे ही है। अब उसके बाद आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, तो जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे सेविंग निकल आती है। 29% टैक्स था शायद, कितना टैक्स था? 29%। चेक कर लेता हूँ, 29 ही है। हाँ जी 29% टैक्स है। किधर गया? टैक्स रेट नहीं मिल रहा मुझे, निगाह से ही गायब हो गया। ये रहा। अच्छा अच्छा, डेटा, ये बड़ा मसला होता है ना, डेटा ज़्यादा होता। 29%। अब ये एनुअल कैश फ्लोज क्या आएंगे, ये देख लें जी ज़रा। 78, 328 और 26, 128, ऐसे ही है। इधर डेप्रिसिएशन नहीं आनी। क्यों नहीं आनी? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेना ही सिर्फ पहले 10 सालों में उसने कहा था। बस अब आपके पास सिंपली कुछ नहीं है, नेट कैश फ्लोज निकाल लें इसका टोटल करके। ये लें जी, डिस्काउंट हमने करना है, तो वर्किंग नंबर 1 करने लगा हूं, एपीवी की जगह छोड़ के नीचे वर्किंग नंबर 1, अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो प्रॉक्सी का डाटा लेके चलना है आपको। प्रॉक्सी का डाटा दिया हुआ है सारा, तो कैपम इक्वेशन के मुताबिक आपको लेना है आर एफ प्लस बीटा एसड बीटा आर एम माइनस आर एफ। और ये जो एसड बीटा आपने लेना है ये प्रॉक्सी का लेना है, अपना नहीं लेना, प्रॉक्सी कंपनी। तो बेटा के ई यू इज इक्वल टू आर एफ कितने परसेंट दिया हुआ था नीचे, आर एफ था 9%, प्लस प्रॉक्सी का एसेट बीटा दिया हुआ था 1.60, आर एम था 15% माइनस 9%। तो अब इसमें मैं रकमें फिल करूं, अगर 9% प्लस 1.6 इंटू 15% माइनस 9%, तो ये आता है, चेक करें सही है गलत है? यही है 18.6%। तो आपने 18.6% पे निकालना है। एटीन पॉइंट 6% पे, तो करें जी डिस्काउंटिंग। अच्छा यहाँ तो वही आना है, 1 आना है फैक्टर, इधर एनविटी फैक्टर आना है 10 सालों का, एनविटी फैक्टर आना है। क्या आना है? एनविटी फैक्टर आना है। अब ये एनविटी फैक्टर कैसे आएगा 10 सालों का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी नीचे, तो वर्किंग नंबर 2 में, हाँ जी, एनविटी फैक्टर कैसे आना है 10 सालों का, तो पहले 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक का कैसे आना है, तो 1 माइनस 1 प्लस, हाँ जी, रेस पावर -10 और डिवाइडेड बाय 0.186। ये सॉल्व करेंगे तो 10 सालों का एनविटी फैक्टर आ जाएगा। $4.399 मेरा ख्याल है 4.4 आएगा। अगर हम इसको राउंड करके चलें 4.400, ये लें जी, ये आ गया 4.400। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, अब एक मसला पड़ जाएगा। वो मसला ये है कि ये तो सादी एन्युटी थी, लेकिन ये जो 11 से 25 तक है इसको बोलते हैं डिलेड एन्युटी। डिलेड एन्युटी में एक मसला क्या होता है, आप जब इसको लेके यहाँ पे डिस्काउंट करके आएंगे तो वो यहाँ पे आएगी पीवी 10वें साल पे, फिर उसको पीछे लेके आना होता है 0 पे। तो डबल डिस्काउंटिंग करनी है, वो डबल डिस्काउंटिंग मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, मैं नीचे एन्युटी फैक्टर में ही कर दूंगा। तो अगले 10 साल का फैक्टर क्या है, वो फैक्टर तो यही होगा। अब 11 से 20 के लिए फैक्टर क्या आएगा, 11 से 20 नहीं है, सॉरी 11 से 25, 15 साल है आगे। हाँ जी, तो 15 साल है आगे, तो फिर वो फैक्टर क्या बनेगा, इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ जी नीचे। ये क्या आएगा 1 माइनस 0.186 माइनस 15, और ये करके जो भी आता है इस सारे से
के बाहर, हाँ जी, इनटू 1 रेस पर -10। मैंने कहा था पिछले साल का, तो अब ये देख लें आप, हाँ जी, तो इनटू नहीं वो आपने सही है आपको लें जी। ओहो, ये मैंने डिवाइड तो नहीं कर दिया, पहले सही था, ये इसको अलग ही रखते हैं। यहाँ तक पहले ये है 4.960। अब इसको सॉल्व करते हैं अलहदा से। 4.960 इंटू 1 प्लस 0.186 रेस पर -10। डबल ब्रैकेट लगी ना, हाँ। ये क्या हुआ है, ठीक है यही आ रहा है। यही है इतना छोटा एनुटी फैक्टर, जी कम हो रहा है ना बल्कि हाँ। यानी वो कैश फ्लो वैसे आ रहा था 26 और ये सब कुछ करने के बाद 23 से शायद ये 53 है ये जी मैं कह रहा हूँ गलत हो गया। अच्छा चलें, कोई नहीं। तो बेस केस एनपीवी क्या आ जाती है, 1543826। चेक कर लो जरा, 1543826 बेस केस एनपीवी आ गई। चेक करोगे जो